स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक ज्ञान का जो अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 था उसको पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके चैप्टर नेम है वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। और वैश्वीकरण मीन्स होता है भूमंडलीकरण। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारे भारत का जो है वैश्वीकरण किया गया है। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास 1 और अध्ययन करते हैं पार्ट 3 का। पहला ही जो हमारा टॉपिक था वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नेम था। तो उसमें जो वैश्वीकरण नाम का शब्द आया था, ठीक है, किसका नाम आया था, शब्द जो आया था वैश्वीकरण, पहला वर्ड था यहाँ पे। तो वैश्वीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है, मतलब वैश्वीकरण मीन्स किसका होता है, वैश्वीकरण से क्या आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है और इसे स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण वो चीज होती है, सबसे पहले उसी की पढ़ लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो देखिए, जो देश होते हैं, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न देशों के बीच की एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब एक करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमको उसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ये अर्थ होता है वैश्वीकरण का। अब आगे अगर बात करें तो अधिक से अधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के कारण ये संभव हो रहा है। ठीक है, विदेश में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, विदेश में हम लोग क्या करते हैं, निवेश भी करते हैं, विदेशी बैंकों में पैसे जमा करते हैं। तो ये सब जो अधिक से अधिक जो विदेशी निवेश है और अधिक से अधिक जो विदेश के साथ व्यापार किया जाता है, ये संभव हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें जो बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सी राष्ट्रीय कंपनियां इसमें क्या कर रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती हैं। आधुनिक समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय में उत्पादन कार्य अत्यंत जटिल तरीके से संपन्न हो रहा है, क्योंकि अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की ओर जा रही हैं जो उत्पादन के लिए सस्ता हो। ठीक है, जहाँ पे उत्पादन क्या हो, सस्ता हो, जहां बाजार निकट हो तथा सस्ती मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध हो, ऐसी जगह कंपनियां जा रही हैं। और कई बार ये कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती हैं, जिससे दोनों को ही लाभ होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, दोनों को ही लाभ होता है। आगे हम दूसरे अगर क्वेश्चन की पे बात करें तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। मतलब भारत सरकार ने क्यों विदेश व्यापार करने के लिए रुकावट पैदा कर दी, मतलब विदेश व्यापार को क्यों बंद कर दिया और विदेशी निवेश पर क्यों अवरोध लगाया। ठीक है, इसके क्या कारण थे आखिरकार। तो हम बात करते हैं इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। ठीक है, सरकार इन अवरोधकों को क्यों हटाना चाहती थी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, क्यों अवरोधक उन्होंने पहले लगाया था और फिर उसे हटाना चाहती थी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी लगभग 1947 में, ठीक है, तो उसी के बाद से 3 साल बाद 1950 में जो हमारा संविधान भी लागू हुआ था। तो स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हुई थी उसके बाद जो भारत सरकार थी उसने विदेशी व्यापार और विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। क्यों लगा रखा था, उसके कारण थे क्योंकि घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए आवश्यक था। ठीक है, क्योंकि जो घरेलू उत्पादक थे, ठीक है, उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए ये सब चीजें क्या थी, आवश्यक थी। दूसरी चीज 1950 तथा 1960 के दशक में जब उद्योगों की स्थापना हुई थी तो इन्हें आयात से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। अगली बात करें तो तीसरे नंबर पर कि
सन 1991 में भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादक जो हैं वो विश्व स्तरीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। ठीक है, 1991 में जब सन था 1991 में, उस समय भारत सरकार जो हमारी थी उसने ये निश्चय कर लिया, ठीक है, कि भारतीय उत्पादक विश्व स्तरीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, और ये भी साथ में अनुभव किया कि अनुभव किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार आएगा और उत्पादकों की गुणवत्ता भी बढ़िया होगी। कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया, इसलिए बाद में पहले अवरोध लगा दिया था सरकार ने कुछ दिनों के लिए, इसीलिए वो बाद में सरकार जो इन अवरोधकों को हटाने की निश्चय कर चुकी थी। मतलब बाद में पहले उसने अवरोध लगाया था भारत सरकार ने, लेकिन बाद में इन परिस्थितियों के हिसाब से जब उसने समझ लिया कि प्रतिस्पर्धा से हमारा देश आगे बढ़ेगा, उत्पादन अच्छा होगा और प्रदर्शन में भी इसके सुधार आएगा, तो उसने इन अवरोधकों को हटाने का निश्चय कर लिया। तो ये कारण थे जिसके कारण पहले जो भारतीय सरकार थी उसने अवरोध लगाए थे और बाद में इसे अवरोध हटाने के भी प्रयास किए। ठीक है, तो दोनों कारण हमने पढ़ लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। तो श्रम कानूनों में जो लचीलापन आएगा वो कंपनियों को कैसे मदद करेगा। तो देखिए अगर बात करें तो भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन अपनाने की अनुमति दी है। भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन अपनाने की अनुमति दी। वर्तमान वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति भी दी है। ठीक है, वर्तमान जो वर्ष है उसमें सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की भी अनुमति दी है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के स्थान पर थोड़ी अवधि जब काम का दबाव अधिक होता है रोजगार दिया जाता है। इससे कंपनी की श्रम लागत कम होती है और उनका लाभ बढ़ता है। विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ कमाने के लिए सस्ती वस्तुओं की मांग करती हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने में सहायता मिलती है। इससे उन्हें जो स्पर्धा होती है उसमें बने रहने की क्या मिलती है, सहायता भी मिलती है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो देखिए दूसरे देशों की अगर बात करें तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं प्रायः उन्हीं स्थानों पर उत्पादन कार्य आरंभ करती हैं जहां बाजार निकट हो और कम लागत पर उन्हें श्रमिक उपलब्ध हों। ठीक है, तथा सरकारी नीतियां उनके हितों के अनुकूल हों। ठीक है, वहीं पे वो अपना क्या करती हैं, उत्पादन कार्य प्रारंभ करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान्य तरीका होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना तथा उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती हैं। ये छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं और उन्हें अपने ब्रांड से बाजार में भेजती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल तथा खेल का सामान इत्यादि चीजें। तो आगे बात कर लें कि तो 5वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी ही मांग करनी चाहिए। तो देखिए आंसर पे आते हैं, चेक करते हैं आंसर को। तो देखिए आंसर में अगर बात करें पहले पॉइंट की तो विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः उन स्थानों पर उत्पादन कार्य करती हैं जो बाजार के निकट हो, जहां कम लागत पर कुशल तथा अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों।
उन देशों की सरकारी नीतियां उनके हितों के अनुकूल हों। दूसरी चीज, विकासशील देशों में ये सभी सुविधाएं पाई जाती हैं, मतलब विकसित देश विकासशील देशों में उनके व्यापार और उनके व्यापार का उदारीकरण चाहते हैं। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें हम यहीं पे, तो विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक बनाए हुए हैं, जबकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं। कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान चर्चा इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रखते हैं। इसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन जो बदले में ही ऐसी मांग करनी चाहिए, क्यों, विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य में। तो इस तरह से ही मांगे हमें उठानी चाहिए और इन पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि वो विकासशील देश अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हों और कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान चर्चा इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो हम पढ़ चुके थे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है एक समान नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, वैश्वीकरण का लाभ धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को हुआ है, क्योंकि उनके पास आज विकल्प जो है वो अधिक है। उत्पाद की गुणवत्ता और कम कीमत का लाभ भी उन्हें मिल रहा है, इसका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें तो पिछले वर्षों में विदेशी निवेश उन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिनमें निर्यात की संभावना अधिक है। इन क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना भी हुई है और नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दबाव में श्रमिकों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकतर नियोक्ता इन दिनों रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, जिसके कारण श्रमिकों को सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं, इसलिए श्रमिकों को अस्थायी रोजगार मिलता। अगले क्वेश्चन को पढ़ें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता कैसे पहुंचाती है। तो देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है उसकी बात करते हैं। तो पहला नंबर इसमें है कि सरकार जो हमारी है वो विदेशी व्यापार में वृद्धि या कमी करने तथा देश में आयातित वस्तुओं की मात्रा निश्चित करने के लिए अवरोधक लगाती है। दूसरी चीज, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निश्चित करना भी इसका एक कारण हो सकता है। तीसरी चीज कि पिछले वर्षों में अनेक देशों के बीच अधिकाधिक व्यापार एवं निवेश में योगदान करने वाला मुख्य कारक है। अनेक प्रकार के व्यापार और निवेश प्रतिबंधों में कटौती करना, जैसे पिछले 2 दशकों में भारत सरकार ने व्यापार और निवेश अवरोधकों में कमी की है। चौथी चीज कि व्यापार और उदारीकरण जो है से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती, जिससे वे अपनी इच्छानुसार आयात निर्यात कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप वस्तुओं के आयात में सुविधा होती है और विदेशी कंपनियां दूसरे स्थानों पर अपने संस्थान स्थापित कर सकेंगी। नंबर 7 जो हमारा फिनिश होता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार जो है वो मदद करता है।
ठीक है, यहाँ दिए गए उदाहरण में से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बात करें अगर विदेशी व्यापार की, तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि सभी देश लगभग एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। प्रत्येक देश को वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि भारत किसी विशेष उत्पाद का उत्पादन करना चाहता है जिसके लिए भारत में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, तो उसे यह कच्चा माल किसी अन्य देश से मंगाना होगा। इसी प्रकार यदि भारत में अतिरेक, ठीक है, गेहूं उपलब्ध है, तो कोई भी अन्य देश भारत में गेहूं की मांग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो अगर बात करें वैश्वीकरण की, तो यदि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा तो इससे विश्व को बहुत लाभ होगा। यह लाभ इस प्रकार से हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैश्वीकरण अगर भविष्य में लागू रहेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बचेगी। दूसरी चीज, अगर वैश्वीकरण लागू रहता है तो कंपनियों को बढ़ती प्रतियोगिता से लाभ होगा तथा कुछ कंपनियों को संयुक्त साहस से भी लाभ होगा। तीसरी चीज, अगर इस तरह की ये व्यवस्था रही वैश्वीकरण की, तो इससे श्रम संबंधी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, दूसरा वहीं पे कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन दोनों लोगों की बातों को आप कैसे जवाब दोगे, इन दोनों लोगों की बातों का? तो देखिए, बात करते हैं पहले व्यक्ति की। तो पहला व्यक्ति जो कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को विकास को क्षति पहुंचाई, मतलब हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। तो पहले की अगर बात, पहला कहता है कि जो हमारे देश को है वो वैश्वीकरण ने हमारे विकास को क्षति पहुंचाई है। ये गलत है। क्यों गलत है? तो बात करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वैश्वीकरण रोजगार का सृजन करता है तथा ग्राहकों को भी लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह देश की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाता है। इस तरह से दूसरा व्यक्ति जो कि ये कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आ रही हैं, जिससे रोजगार में तो वृद्धि हो रही है, इससे हमारे भारत का विकास भी हो रहा है, हमारे देश का विकास भी हो रहा है। तो इस तरह से वैश्वीकरण जो है वो विकास में सहायता करता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यहाँ फिर खाली स्थान, फिर लिखा हुआ है कि प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है, देखिए लिखा हुआ है कि बेचा जा रहा है, इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ फिर खालिस्तान बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि फिर खालिस्तान, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं। फिर खालिस्तान के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम फिर खालिस्तान। तो चलिए इनके आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले हमें सबसे पहले जो ऊपर हमें भरना था वहाँ पे वैश्वीकरण भरता है, दूसरी जगह में व्यापार भरना है, फिर भरना है भारत एक बड़ा बाजार है, और फिर उत्पादन, फिर वैश्वीकरण, फिर प्रतिस्पर्धा भरनी है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें जो भरना था सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हमें भरना है वैश्वीकरण। क्या भरना है?
वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ, देखिए वैश्वीकरण के बाद हमारा व्यापार था, तो अन्य देशों के बाद जो हम यहाँ पे भरेंगे वो भर देंगे व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की संख्या बढ़ता जा रही है और हम बाजारों में देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि के बाद हम भरेंगे भारत एक बड़ा बाजार है। यहाँ पे क्या भर देंगे, भारत एक बड़ा बाजार है, ठीक है। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं। फिर खाली स्थान, तो यहाँ पे हम भरेंगे उत्पादन, क्या भर देंगे, उत्पादन। फिर यहाँ पे और वैश्वीकरण, क्या भर देंगे, वैश्वीकरण। फिर आगे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भरेंगे प्रतिस्पर्धा, क्या भर देंगे, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा जो होता है रिक्त स्थान वो फिल हो जाता है। ये इनके आंसर लिखे हुए, आप भी इनको फिल कर लीजिएगा सही से, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा एंड होता है और यहीं से आज की जो हमारी क्लास थी वो होती फिनिश। दूसरे पार्ट में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए हमारी जो क्लास होती है यहीं से होती फिनिश।